गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मादा जनन तंत्र के अंतर्गत में मादा जनन तंत्र में जो अंग होते हैं सब अंग को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। ऐसे जनन तंत्र के बारे में आप लोग को थ्योरी बता चुके हैं, लेकिन आज डायग्राम की मदद से, फिगर की मदद से कोशिश करते हैं कि आप लोग के माइंड में आ जाए। इधर आप जो देख रहे हैं ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र में दो प्रकार के अंग होते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक जनन अंग और एक द्वितीय जनन अंग। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग ये जो देख रहे हैं ओवरी, जिसको तुम अंडाशय बोलते हो, ये अंडाशय जो है ये प्राइमरी जनन अंग के अंतर्गत में आता है, प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत में आता है, जिसकी संख्या 2 होती है। यानी मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय है, इसकी संख्या 2 होती है। नर जनन तंत्र के जो प्राथमिक जनन अंग था और मादा जनन तंत्र के जो प्राथमिक जनन अंग है, दोनों बहुत बड़ा अंतर होता है। नर जनन तंत्र का जो प्राइमरी ऑर्गन्स था, प्राथमिक जनन अंग जो था वो उदर गुहा से बाहर था, उदर गुहा से बाहर दोनों जांघों के बीच में लटका था। लेकिन ये जो मादा जनन तंत्र का प्राइमरी ऑर्गन्स है, प्राथमिक जनन अंग है, ये उदर गुहा के अंतर्गत में ही आता है, श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। यानी आपको पता होगा कि मादा जनन तंत्र के अंतर्गत में 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक प्राथमिक जनन अंग और दूसरा सहायक जनन अंग या द्वितीय जनन अंग कहते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग में अंडाशय होता है, इसका कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना और कुछ मादा हार्मोन का स्रावन करना। अब इसके बाद आप देख रहे हैं अंडाशय से लगा हुआ जो बाहु के आकार की 2 रचना है, इसे हम लोग फैलोपियन नलिका कहते हैं या अंडवाही नलिका कहते हैं या डिंबवाही नलिका कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है। अब इसके बाद आपको एक नाशपाती के आकार के, उल्टा रखा हुआ नाशपाती के आकार के एक रचना दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं गर्भाशय, यूटेरस कहते हैं। यूटेरस भी एक सहायक जनन अंग के अंतर्गत में आता है। आप ये भी बता सकते हैं कि गर्भाशय जो होते हैं ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। गर्भाशय 3 लेयर से मिलकर बना होता है बच्चों। सबसे बाहरी लेयर जो है उसे हम पेरीमेट्रियम कहेंगे। गर्भाशय 3 लेयर से मिलकर बना होता है, सबसे बाहरी लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम कहेंगे और इसके बाद जो आपको सफेद वाला भाग जो दिख रहा है, सबसे मोटा भाग, वो भाग को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर का जो परत है, अंदर का जो लेयर है, उसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि गर्भाशय जो होते हैं वो 3 लेयर से बना होता है, 3 परत का बना होता है। बाहरी परत को हम लोग पेरीमेट्रियम, आंतरिक परत को एंडोमेट्रियम और मध्य वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं। आपको इतना पता चल रहा होगा कि जो मादा जनन तंत्र है उसमें सबसे प्राइमरी ऑर्गन्स जो है, सबसे प्राथमिक जनन अंग जो है वो अंडाशय, उसकी संख्या 2 होती है और ये उदर गुहा के अंतर्गत में श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। और इसके बाद फैलोपियन ट्यूब की बात किया जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब की संख्या 2 होती है और गर्भाशय की संख्या 1 होती है। गर्भाशय 3 स्तर से मिलकर बना होता है। मेरे बच्चों देख रहे हैं कि गर्भाशय जिस स्थान पर लास्ट कर रहा है, ये जो हरा वाला ग्रीन वाला भाग जो दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट को हम लोग गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, यूटेरस सर्विक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी गर्भाशय जहां पे एंड कर रहा है, जहां लास्ट कर रहा है, इसे हम लोग गर्भाशय ग्रीवा के नाम से जानेंगे। अब इसके बाद आप देख रहे हैं लंबा जो भाग दिख रहा है रेड कलर का, इसे हम लोग योनि या इंग्लिश में वेजाइना के नाम से जानते हैं। आपको ये जितने भी अंग नाम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडाशय को छोड़ करके जितने अंग नाम लिए, जैसे फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, फिर गर्भाशय ग्रीवा, फिर योनि, ये सारे अंग जो होते हैं क्या होते हैं मेरे बच्चों? सहायक जनन अंग के नाम से जानते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के जस्ट बगल में, गर्भाशय ग्रीवा के जस्ट बगल में यहीं पे कुछ ऐसे ग्रंथियां पाए जाते हैं जैसे कि बर्थोरिल ग्रंथि, तो ये गर्भाशय ग्रीवा के आसपास से पाया जाता है।
ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? अच्छा हिल रहा है जी, हिलते से बच्चे दिक्कत है अर्चन नहीं ना, चलो चले आ जाइए, तो हंसते बेचारा गड़ा में जाएगा तो ठीक है। तो क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब चलते हैं, तो बताओ फिर से, यानी कहा जाए कि जो गर्भाशय होते हैं बच्चों से कितने परत होते हैं? 3 परत होते हैं। सबसे बाहरी को कहते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम, मध्य वाले को मायोमेट्रियम, अंदर वाला को एंडोमेट्रियम। अब चलेंगे मेरे बच्चों, जहां पे गर्भाशय लास्ट कर रहा है उस भाग को लोग गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, इसमें यूटेरस सर्विस कहते हैं, और ये जो लंबा भाग जो है इसे हम लोग यूनिक कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के पास में कुछ और पार्ट पाए जाते हैं जो आपको डिटेल से जब बताएंगे उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों अब जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो अंडाशय है सर, अंडाशय हमारे श्रोणि क्षेत्र में, अंडाशय श्रोणि क्षेत्र में किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? ये जो हम दिखाए हैं ना, इससे नहीं, फैलोपियन ट्यूब से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके पीछे अंडाशय के पिछला भाग, हम पीछे कैसे दिखाते हैं, इसलिए जो हम इसको आपको दिखाने की कोशिश की है। अंडाशय श्रोणि क्षेत्र में सस्पेंसरी स्नायु, सस्पेंसरी स्नायु, सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। बच्चों आपको बताना है ये जो अंडाशय है वो श्रोणि क्षेत्र से सस्पेंसरी स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। और रह गई बात ये अंडाशय को कि गर्भाशय से किसके मदद से जुड़ा होता है, देखिए अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा हुआ है ये वाला स्नायु के द्वारा, इसको बोलते हैं अंडाशयी स्नायु। ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा ये आपको अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा होता है। 2 प्रश्न पूछता है कि अंडाशय गर्भाशय से किसके मदद से जुड़ा होता है, तो आपको बताना अंडाशयी स्नायु के द्वारा, और अंडाशय श्रोणि क्षेत्र से किसके मदद से जुड़ा होता है, तो सस्पेंसरी स्नायु के द्वारा। हमें पूरा विश्वास है ये पार्ट जो है, अंग जो है आप जान चुके हैं। लेकिन अब हम लोग बच्चों ये जो प्राइमरी ऑर्गन्स है अंडाशय, उसको हम लोग बड़ा करके दिखाएंगे, इसको काट करके दिखाएंगे, यानी काटने के बाद कौन कौन से अंग है, ये कैसे कार्य करता है। क्योंकि आप जान चुके कि जो अंडाशय होता है प्राइमरी ऑर्गन्स है, क्योंकि ये मादा युग्मक का निर्माण करता है। कैसे मादा युग्मक का निर्माण होता है ये हम इसे बड़ा किए। देखिए ये जो रचना आपको दिख रहा है ये पूरा अंडाशय का ही रचना है। मेरे बच्चों आप देखेंगे अंडाशय जो होता है ये सबसे बाहर, ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, सबसे बाहर में एक आवरण है, उसे हम लोग बोलते हैं जननी उपकला। क्या बोलते हैं? अंडाशय एक उत्तक से घिरा होता है, उसे हम लोग कहते हैं जननी उपकला। मेरे बच्चों ये जो जननी उपकला है वो अंडाशय के चारों तरफ से घिरा होता है। लेकिन आप गौर से देखोगे तो पता चल रहा होगा इसके आंतरिक में, अंदर में हरा कलर का, एक ग्रीन कलर का एक और परत दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये जो ग्रीन कलर का जो परत है इसे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मेरे बच्चों ये जो अंडाशय है, अंडाशय के जो आंतरिक परत, जो सबसे अंदर की एक परत है हरा तरह का, एक ग्रीन कलर का, उसे हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों अब इसके बाद जो पूरा ये खाली स्थान दिख रहा है इसे समझेंगे। सबसे बाहर में जननी उपकला और इसके जस्ट नीचे में जो हरा कलर के दिख रहा है इसे हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहेंगे। ये पूरा का पूरा जो भाग है मेरे बच्चों, ये पूरा भाग को हम लोग अंडाशयी पीठिका के नाम से जानते हैं। दिमाग में रखेंगे अंडाशय जो है उसके सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसे हम लोग जननी उपकला कहते हैं। उसके आंतरिक के जो अस्तर है उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत में जो पूरा का पूरा जो स्पेस दिख रहा है मेरे बच्चों इसे बोलेंगे अंडाशय पीठिका। इंग्लिश में इसे ओवेरियन स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। पीठिका कहीं आपको जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आप स्ट्रोमा के नाम से याद रखेंगे, है ना। यानी कहा जाए तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जिससे घिरा हुआ है, ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग अंडाशयी पीठिका कहेंगे, यानी ओवेरियन स्ट्रोमा कहेंगे। मेरे बच्चों ऐसा ये पूरा का पूरा जो खाली जगह है इसे आप ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे संरचना दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये बहुत सारे संरचना जो है वो कौन कौन सी संरचना है, यानी स्ट्रोमा के अंतर्गत में क्या क्या पाया जाता है उसको ध्यान में रखेंगे। ये स्ट्रोमा के अंतर्गत में रक्त केशिका होता है बच्चों। क्या होता है? लसिका केशिकाएं होती है, तंत्रिका तंतु होती है, कोलेजन होता है और इलास्टिन रेशा होता है।
ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या लोग पूछ सकते हैं, या फिर बोर्ड पूछ सकता है आपसे कि बताइए ये जो अंडाशय के अंतर्गत में अस्ट्रोमा होता है, ओवेरियन अस्ट्रोमा होता है, अस्ट्रोमा के अंतर्गत में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन सा अवयव होता है, तो आपको बताना है रक्त केशिका, लसिका केशिका, तंत्रिका के तंतु, कोलेजन, इलास्टिक रेशा इसके अंतर्गत में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, ये जो अस्ट्रोमा हम बता दिए, ये जो अंडाशयी पीठिका यानी कि ओवेरियन अस्ट्रोमा इसे कहते हैं, इसे भी दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? यानी अंडाशयी पीठिका को, ओवेरियन अस्ट्रोमा को दो पार्ट में बांट दिया गया है। देखिए यहाँ पे अस्ट्रोमा के दो पार्ट में बांटे हैं, एक परिधीय वल्कुट जिसको इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा मध्यांश जिसको मेडुला कहते हैं। कि सर ये बताइए कि जो स्ट्रोमा है इसमें हम परिधीय वल्कुट किसे कहेंगे? ये जो गोलाकार जो बाहरी भाग है ना, क्योंकि पूरा का पूरा तो स्ट्रोमा है, लेकिन ये जो पूरा बाहरी भाग है ऐसे, ये पूरा बाहरी भाग इसे बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। और ये जो मध्यांश, इसके बाद ये वाला है ना, ये मध्य का बीच का भाग, इसे बोलेंगे मेडुला यानी मध्यांश। क्या बोलेंगे? मध्यांश। समझ में आ रहा होगा? सबसे बाहर वाला आवरण मेरे बच्चों जननी कुक्कला, और हरा वाला भाग जो अंदर का जो भाग है उसे टिनकल विजनिया, और टिनकल विजनिया से घिरे हुए भाग को, ये पूरा भाग को हम लोग अंडाशयी पीठिका कहेंगे, यानी ओवेरियन अस्ट्रोमा कहेंगे। ओवेरियन अस्ट्रोमा में बहुत सारी रचनाएं होती है। रचना है रक्त केशिका, लसिका केशिका, तंत्रिका तंतु, कोलेजन, इलास्टिक रेशा। ये पूरा अस्ट्रोमा को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है परिधीय वल्कुट जिसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे, और दूसरा है मध्यांश जिसे हम लोग मेडुला के नाम से जानते हैं। ये किनारे का जो भाग है, अस्ट्रोमा के किनारे वाला भाग जो होता है उसे हम लोग कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और जो मिडिल वाला भाग है उसे हम लोग मेडुला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तकलीफ है? अब मेरे बच्चों चलेंगे, सर ये बताइए कि आखिर किस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण करता है? ये मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है? इसकी रचना तो हम जान गए। बाहरी वाला जो आवरण होता है जननी कुक्कला कहेंगे, और इसका आंतरिक वाला स्तर को टिनकल विजनिया कहेंगे, और पूरे खाली स्थान को हम लोग अंडाशयी पीठिका कहते हैं। लंग पंदे वाला हम जान गए, जाने कि नहीं जाने? अब चलेंगे, तो सर ये बताइए ये गोल गोल रचना क्या है? तो मेरे बच्चों ये जो गोल गोल रचना आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं, ये पुट्टक है, अंडाशयी पुट्टक। क्या है? ये जो गोल गोल रचना दिख रहे हैं, ये अंडाशयी पुट्टक है। इसका निर्माण मेरे बच्चों जननी कुक्कला से होती है। जननी कुक्कला से ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि जो अंडाशयी पुट्टक होते हैं, ये अंडाशयी पुट्टक का निर्माण किसके सहायता से होता है? तो जननी कुक्कला से होता है। और इसकी संख्या, इसका निर्माण जन्म के बाद नहीं होता है। जब एक मादा मां के गर्भ में होते हैं, यानी मां के गर्भ के समय भ्रूणावस्था में ही, मां के गर्भ में एक जब मादा होती है, उसी समय उनके अंडाशय के अंतर्गत में ये काम हो चुका होता है। यानी अंडाशय पुट्टक जो है वो लगभग 60,000 से 80,000 की संख्या में, 60,000 से 80,000 की संख्या में एक अंडाशय में बनता है। बहुत बड़ी बात है। यानी मां के गर्भ में जब रहती है मादा, उसी समय उसके एक अंडाशय में 60 से 80,000 की संख्या में ये इसका निर्माण हो जाता है। और किससे होता है बच्चों? जननी कुक्कला से। ये क्या है? अंडाशयी पुट्टक है। अंडाशयी। अब ये पुट्टक क्या करता है कि जब मां के गर्भ में है तो बन गया है 60 से 80,000 की संख्या में, एक में, यानी दोनों मिलाकर के 1,20,000 से 1,60,000 की संख्या बनता है। लेकिन जैसे ही ये मादा मां के गर्भ से बाहर आती है और इसकी आयु लगभग 11 से 12 वर्ष तक पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति में मेरे बच्चों ये विकास करना शुरू करता है। ये वृद्धि करता, विभाजित नहीं होता है, वृद्धि करता है। और वृद्धि करके, और जानते हैं कुछ नष्ट होते जाते हैं, और 11-12 वर्ष आते आते ये जो अंडाशयी पुट्टक है इसकी संख्या मात्र 400 से 450 बच जाता है। बात समझ में आ रही होगी? यानी अंडाशय के अंतर्गत में जननी कुक्कला जो था उसे अंडाशयी पुट्टक बना, और अंडाशयी पुट्टक जब शुरुआत में जब मां के गर्भ में बना था उसकी संख्या 60,000 से 80,000 था, वो भी एक अंडाशय में, दोनों अंडाशय मिलाकर के 1,20,000 से 1,60,000 की संख्या में थी। लेकिन ये क्या होती है कि वृद्धि करता है, और वृद्धि करते करते कुछ नष्ट होते हैं, और जब मैच्योर हो जाता है, यानी एक मादा जो होते हैं 11-12 वर्ष की आयु पहुंच जाते हैं, तो ये नष्ट होकर के मात्र बच जाता है 400 से
450 बच जाता है। और ये 400 से 450 बचता है मेरे बच्चों, तो ये विकास करना शुरू करता है। जैसे वृद्धि करता है तो देखिए वृद्धि करके एक ऐसी रचना बना, और वृद्धि किया, और वृद्धि किया, और वृद्धि किया, और उसका फट गया। ये तो हम देख रहे हैं, डायग्राम बना हुआ तो हम देख रहे हैं कि वृद्धि कर रहा है, लेकिन आखिर वृद्धि करके क्या बन रहा है नहीं? तो मोटे तौर पर आप इतना याद रखेंगे कि अंडाशयी पुट्टिका जो होता है मेरे बच्चों, वो विकास करके ग्राफीन पुट्टक बनाता है। और ग्राफीन पुट्टक से जैसे रिलीज हो जाता है उसमें से अंड कोशिका, तो बन जाता है कॉर्पस हीमोरैजिकस। कॉर्पस हीमोरैजिकस, कॉर्पस हीमोरैजिकस से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। लेकिन ये सर ये तो है, लेकिन ये जो रचना बनाया है वो क्या है, फिर से एक बार समझेंगे। माँ के गर्भ में जब एक मादा होती है तो उनके प्रत्येक अंडाशय में अंडाशयी जो पुट्टक होते हैं वो लगभग 60 से 80 हजार की संख्या में बनता है। लेकिन जैसे जैसे वो मादा विकास करता है और माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है, तो उसके बाद इसकी संख्या कम करके 400 से 450 हो जाता है। अब ये अंडाशयी पुट्टक विकास करता, वृद्धि करता है, तब इसको लोग प्राथमिक पुट्टक कहते हैं। क्या कहते हैं? और विकास करेगा तब द्वितीयक पुट्टक कहेंगे, और विकास करेगा तो तृतीयक पुट्टक कहेंगे। और तृतीयक पुट्टक से और ज्यादा विकास कर जाता है तो यही पुट्टक को, यानी परिपक्व पुट्टक किसको कहते हैं? जब अंडाशयी पुट्टक परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसे हम लोग ग्राफीन पुट्टक के नाम से जानते हैं। और ये ग्राफीन पुट्टक के अंतर्गत में एक देखिए अंड कोशिका है, दिख रहा है? ये अंड कोशिका है। अब देखिए ये जब परिपक्व हो चुका है तो देखिए ना किनारा पर जा रहा है। देखिए तो ये जो स्ट्रोमा के परिधीय है, परिधीय बलकुट, परिधीय बलकुट ये बाहरी वाला है। ये क्या होता है कि ग्राफीन पुट्टिका जो है वो परिधीय बलकुट की तरफ में, कोर्टेक्स की तरफ में जाता है और ये फट जाता है। फटा कि नहीं फटा? जैसे ही फटा इसके अंदर में जो भी अंड कोशिका था वो अंड कोशिका देखिए बाहर हो गया, रिलीज हो गया। ये घटना को कहते हैं मेरे बच्चों अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग कहते हैं, इंग्लिश में ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ओवुलेशन कहते हैं। यानी आपको पता चल रहा होगा कि सर ग्राफीन पुट्टक की अवस्था में था तो उसमें एक अंड कोशिका विकास किया हुआ था, और ये ग्राफीन पुट्टक जो धीरे धीरे चला गया परिधीय बलकुट के तरफ में, यानी कोर्टेक्स वाला भाग में जाता है और ये फट जाता है। और फटने के बाद इसमें से अंड कोशिका जो होता है रिलीज हो जाता है बॉडी में। कहाँ रिलीज हो गया? बॉडी में, बॉडी बाहर निकल गया। इस घटना को हम लोग कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं? अब आगे आइए, इसको यही छोड़ दो, रिलीज हो गया। अब हम इसको अंडाणु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये प्रक्रिया को बता दिया अंडोत्सर्ग कि सर इसमें से जब अंड कोशिका बाहर निकल गया तो जगह खाली पड़ गया। ये जगह क्या पड़ गया? खाली पड़ गया। कि खाली वाले जगह मेरे बच्चों रक्त भर जाता है। क्या भर जाता है? यदि अगर ग्राफीन पुट्टक में से अंड कोशिका बाहर हो जाता है और उसके अंतर्गत में रक्त भर जाएगा मेरे बच्चों, तब इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस हीमोरैजिकस। देखिए इसमें से जब रिलीज हो गया तो देख रहे रक्त भर गया। क्या भर गया? रक्त भर गया, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉर्पस हीमोरैजिकस। अब क्या होती है मेरे बच्चों, ये जो कॉर्पस हीमोरैजिकस कहला रहा है कब? जब एक ग्राफीन पुट्टक में रक्त भरा हुआ है तब। लेकिन ये जो बाहरी दीवार है ना बाबू, ये जो कॉर्पस हीमोरैजिकस का बाहरी दीवार है ना, वो रक्त में घुलना शुरू हो जाता है। रक्त में घुलना शुरू हो जाता है और रक्त थक्का बनना शुरू हो जाता है। रक्त क्या बनने लगता है? थक्का बनने लगता है। तब इस अवस्था को हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या हुआ? ग्राफीन फॉलिकल से अंड कोशिका रिलीज हुआ, जो स्थान खाली पड़ गया था वो खाली स्थान में मेरे बच्चों रक्त भर गया, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉर्पस हीमोरैजिकस। कॉर्पस हीमोरैजिकस। अब ये कॉर्पस हीमोरैजिकस का जो बाहरी दीवार है वो घुल करके रक्त में मिलेगा और रक्त थक्का बन जाएगा, तब उस अवस्था को कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी क्या? हाँ, सोचिए मत, ये प्रक्रिया है, चलते रहता है। उठे टेंशन में कि बाप रे बाप इतना बड़का प्रक्रिया नहीं, टेंशन मत लेना। ये संसार है, ये सारी प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ता है। कई सर तो हमने कहा समझे कि इतना बड़का प्रक्रिया होगा नहीं, लोग आम बात समझते हैं बच्चों को जन्म दे देना, ठीक है, लेकिन क्या आम बात है ये? आम है, आसान बात है? कहीं नहीं, बड़ी कठिन की बात है, बड़ी कष्ट की बात है। आप जानते हैं, फिर से बताओ, कॉर्पस ग्राफीन पुट्टिका से जैसे ही अंडाणु यानी अंड कोशिका बाहर होता है, इसके खाली स्थान में रक्त भर जाता है, क्या कहेंगे?
कॉर्पस इमोरेजिकस। अभी कॉर्पस इमोरेजिकस का जो दीवार है वो घूल करके मिल जाएगा रक्त में और रक्त थक्का बन जाता है, उस रूप को क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम एक अस्थायी ग्रंथि के समान कार्य करने लगता है। ये ग्रंथि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन या फिर अन्य एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को स्राव करता है और धीरे धीरे ये विलीन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये ग्रंथियां विलीन हो जाएगी तो इस ग्रंथि को हम लोग, इस भाग को हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस कहेंगे। कॉर्पस एल्बिकेंस कहेंगे। क्या आप समझ पाए कि अंडकोश का विकास कैसे हुआ? समझ पाए कि अंडकोश का विकास कैसे हुआ? सर ये बीच में जो नेटवर्क बनाए हैं जाल में बना है, ये क्या काम करता है? इन्हें बच्चों आपको बताया कि स्ट्रोमा के अंतर्गत में रक्त केशिका होती है। रक्त केशिका इसके लिए होती है क्योंकि इसे पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण रक्त केशिका पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ब्लड वेसल, इंग्लिश में इसको ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। यही ब्लड वेसल्स जो होता है पोषक तत्वों को सभी के पास भेजने का काम करता है, क्योंकि इसमें देखिए काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? जननी कुकला अंडाशयी पुटक को बनाएंगे, अंडाशयी पुटक विकास करके प्राथमिक पुटक बनेगा, प्राथमिक पुटक से द्वितीयक पुटक, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफिक पुटक। इतना काम में ऊर्जा तो खपत है ना, पोषक तत्व की आवश्यकता है ना। तब कहता है कि तुम टेंशन फ्री रहो, हम अपना जाल बिछाए हुए हैं, जहां जिसको जरूरी पड़ेगा वहां पे जो है मैं पहुंच जाऊंगा, उसका पोषक तत्व की पूर्ति कर देंगे। कोई दिक्कत? आप कहिए सर ये तो अंडोत्सर्ग हो गया, अंडाणु बाहर आ गया। मेरे बच्चों जैसे अंडाणु यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से जैसे बाहर आता है एक थैली इसको पकड़ के लेके जाता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। कोई दिक्कत?